इसी चिंतन को लेकर महर्षि दयानंद सरस्वती ने अपने ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश के 14वें समूलांक में इन सब विषयों की विस्तृत से चर्चा करी है। इसलिए सबको सत्यार्थ प्रकाश पढ़ना चाहिए। आर्य समाज का चिंतन इस विषय पर रहा है। इसीलिए आर्य समाज एक ऐसा समाज है जिसने भारत में सर्वप्रथम घर वापसी आंदोलन चलाया। वे हमारे भाई बंधु जो सनातन धर्म को त्याग कर किसी प्रकार किसी मजबूरी से या दबाव के कारण मुसलमान या ईसाई हो गए थे, उन सबको सनातन धर्म में घर वापसी करने हेतु शुद्धि आंदोलन चलाया, घर वापसी अभियान चलाया और लाखों मुस्लिम और ईसाई जो पहले सनातनी ही थे उन सबकी घर वापसी कराई। महर्षि दयानंद सरस्वती, उनके बाद स्वामी श्रद्धानंद, उनके बाद पंडित लेखराम, ऐसी एक लंबी श्रृंखला है जिसमें घर वापसी अभियान चलाया गया। आज फिर आवश्यकता है कि हम इस अभियान को तेज करें। यदि हमको भारत को बचाना है, यदि हमें भारत की अस्मिता को बचाना है, इसलिए महत्वपूर्ण है कि अधिक से अधिक संख्या में लोग आर्य समाज से जुड़े, आर्य समाज में आए। महर्षि दयानंद सरस्वती के लिखे हुए छोटे छोटे से ग्रंथ हैं, उन ग्रंथों का स्वाध्याय करें और इस राष्ट्र की रक्षा के लिए तत्पर हो जाए। अन्यथा आने वाला समय अत्यंत ही दुखदायी है, अत्यंत ही कष्टकारी हो सकता है। आज देश में एक और बहुत ही महत्वपूर्ण समस्या व्याप्त है जिसका उपाय भी आर्य समाज के पास नहीं है। जातिवाद। जातिवाद का जहर हमारे देश को खोखला कर रहा है। हम लोग संघर्ष कर रहे थे कि कैसे हम इस देश को विश्व गुरु बनाएंगे, कैसे हम इस देश में मतांतर को रोकेंगे, कैसे हम इस देश में न्याय की व्यवस्था को लेकर आएंगे, कैसे हम इस देश में भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे, कैसे गुरुकुल बनेंगे, कैसे हमारा देश आगे बढ़ेगा। पर आज की अवस्था ये आ गई है कि हमको जाति के नाम पे लड़ना पड़ता है। जाति व्यवस्था का जो जहर फैलाया जा रहा है, उस जहर के विरुद्ध पुनः संघर्ष करना पड़ रहा है, क्योंकि आज हमारे देश में बच्चों को स्कॉलरशिप मिल रही है वो भी जाति देख करके, नौकरियां मिल रही है वो भी जाति देख करके, MBBS की डिग्री मिल रही है वो भी जाति देख करके, सब कुछ जाति देख करके हो रहा है। यहाँ तक कि प्राइवेट नौकरियां भी जाति देख करके ही दी जा रही है। ऐसी व्यवस्थाएं बन चुकी हैं और लगातार इसको और बढ़ाया जा रहा है। आरक्षण की सीमा 50% से बढ़ा के 85% तक की जा रही है। तो इस प्रकार की स्थिति में आर्य समाज का योगदान फिर हमको याद करना चाहिए। आर्य समाज ने जातिवाद के विरुद्ध बहुत बड़ी लड़ाई की है। अंतर जातीय विवाह नहीं होता था। आर्य समाज की ही देन थी कि आर्य समाज ने 1875 में आर्य समाज की स्थापना करके महर्षि दयानंद सरस्वती ने न केवल अंतर जातीय विवाह करवाना प्रारंभ करवाया इस देश में, बल्कि बाकायदा वो विवाह का सर्टिफिकेट भी देते थे। विधवाओं के पुनर्विवाह यहाँ पर करवाना शुरू करवाया उन्होंने, जो कि उस समय नहीं हो रहे थे। जबकि और उन्होंने ज्ञान दिया, लोगों को बताया कि जातिवाद की कोई व्यवस्था नहीं है। उन्होंने बताया कि समान प्रसव जिन जिन जंतुओं का होता है एक जैसा, वे सब एक जाति के कहलाते हैं। समान प्रसवास कहा जाता था। जिन 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 जंतुओं का एक समान प्रसव है वे सब एक ही जाति के हैं। हम मनुष्यों का प्रसव एक जैसा सब जगह है, हर देश में है, हर स्थान पर है। तो हम सभी मनुष्य एक ही मनुष्य जाति के हैं, दूसरी हमारी कोई जाति नहीं है। इन चीजों का प्रचार प्रसार होने की आवश्यकता है। जाति विषय को गंभीरता से जानने और समझने की आवश्यकता है। हमारे यहाँ प्राचीन काल में वर्ण होते थे, 4 वर्ण।
क्षत्रिय ब्राह्मण वैश्य और शूद्र, ये सब अपने गुण कर्म और स्वभाव के अनुसार होते थे, जाति व्यवस्था नहीं होती थी। हाँ, सामाजिक व्यवस्था जरूर होती थी। समाज को स्थिर बनाए रखने के लिए सामाजिक व्यवस्थाओं का लोगों ने अनुसरण किया। एक हमारे यहाँ जाति कहलाई जाती है चमार। लोग बहुत ही हीन भाव से उस शब्द का प्रयोग करते हैं, अपमानजनक तरीके से उस शब्द का प्रयोग करते हैं, जबकि चमार जाति का एक चर्मकार शब्द का अपभ्रंश है। चमार शब्द चर्मकार शब्द का अपभ्रंश है। जो लोग चमड़े से संबंधित कार्य करते थे उनको चमार कहा जाता था, चर्मकार कहा जाता था। और ये जो उद्योग था ये हमारे देश में हमेशा बहुत ही उन्नत उद्योग रहा है। यानी कि जो चर्मकार होते थे वे बड़े उद्योगपति होते थे। तो आज वो शब्द कितना घृणित बन गया। व्यवस्थाएं केवल इस तरह से थी, सामाजिक व्यवस्था इस प्रकार से स्थापित की गई थी कि जो जिस व्यवसाय से है उस व्यवसाय में अपना परिणय आदि स्थापित करे ताकि समाज आगे तक बढ़ सके। जैसे कि हमने चर्मकार का उदाहरण दिया, चमड़े का व्यवसाय बड़ा व्यवसाय है, बड़े उद्योगपति लोग होते थे। एक समस्या वहां आती थी कि जिस घर में चमड़े का काम होता था उस घर में चमड़े की स्मेल बदबू जरूर आएगी। तो यदि किसी दूसरे समाज की स्त्री उस घर में विवाहित होगी, शादी करके आएगी, हो सकता है वो उसमें उसको अच्छी ना लगे, उस महक से उसको दिक्कत महसूस हो। वो अपने पति को समझाएगी काम छोड़ दो, दूसरा काम करो। पति कहेगा नहीं भाई, हम तो बचपन से यही सीखा है, अरे दूसरा काम हम कैसे करें। तो इसलिए लोग कहते थे कि अपने ही समाज में विवाह करो। अगर आप चर्मकार हैं तो चर्मकार घर की लड़की लेकर आइए ताकि वो इस माहौल में ढल जाए। यदि कोई सुनार है, सुनार के घर में जब भी झाड़ू लगती है तो बहुत ही संभाल करके देख करके लगाई जाती है कि अगर 1 ग्राम में सोना कहीं अगर बोहर गया तो उसका हजारों का नुकसान हो जाएगा। तो इसलिए अगर किसी दूसरे घर की कन्या उस घर में आएगी तो वो तो भाई अपने हिसाब से काम धाम देखेगी। अगर उनका 1-2 ग्राम सोने का टुकड़ा भी कहीं बोहर गया तो उनका नुकसान हो जाएगा। तो समाज में ये बता दी, यदि आप सुनार का कार्य कर रहे हैं, आप सुनार हैं, तो सुनार के घर की लड़की ही अपने घर में लेकर आइए ताकि वे आपके माहौल को पहले से समझेगी, जानेगी और उसी माहौल में बिना बताए चल जाएगी। आज भी हमारे देश में ये परंपरा सब जगह है। हम परिणय पढ़ते हैं अखबारों में, उसमें लिखा होता है कि डॉक्टर वर हेतु डॉक्टर कन्या की आवश्यकता है, इंजीनियर वर हेतु इंजीनियर वधू की आवश्यकता है, अध्यापिका वधू के लिए अध्यापक वर की आवश्यकता है। इस प्रकार का परिणय हम पढ़ते हैं। तो यही सामाजिक व्यवस्था हमारे देश में थी कि जिस समाज में लोग हैं, अगर कोई दर्जी है कपड़े सिलने का काम कर रहा है तो वहां पर ये परंपरा थी कि दर्जी के घर की लड़की ही वहां पर आए ताकि वह भी उसके कामों में हाथ बटा सके। ये ना हो कि वो जोर दबाव डाले, अगर दूसरे घर की लड़की आएगी तो दबाव डालेगी, अरे ये काम छोड़ो, जो मेरे पापा करते हैं उस काम को करो। तो उस घर में विरोधाभास पैदा हो सकता है, उस घर में लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। और इतनी मजबूत सामाजिक व्यवस्था होने के कारण ही हमारे देश में कभी तलाक या डाइवोर्स नहीं होते थे। तलाक शब्द अरबी का है, डाइवोर्स शब्द इंग्लिश का है। हमारे संस्कृत और हिंदी भाषा में इसके लिए कोई शब्द है ही नहीं। तो ये सामाजिक व्यवस्था है, इसी को लोगों ने जाति व्यवस्था का नाम दे दिया और वो इतनी जटिल कर दी, इतनी जटिल कर दी कि आज लोग लड़ रहे हैं। इतना समय बीत जाने के बाद भी कई 100 साल से जातिवाद का विरोध हमारे महापुरुष करते रहे हैं और आज भी इतनी जटिल व्यवस्था हो गई, इतनी जटिल व्यवस्था जातियों की हो गई हमारे समाज में कि आज भी लोग लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, आंदोलन करने पड़ रहे हैं
और हमारे समाज, हमारी सरकारें, हमारे नेता, हमारे साधु संत, हमारे सन्यासी और हमारा बुद्धिजीवी वर्ग इस पे ध्यान नहीं दे रहा है। आज दुनिया कहां से कहां पहुंच गई, लोग चांद पे पहुंच रहे हैं, पर आज भी हम जातिवाद में उलझे हुए हैं, जातीय व्यवस्था को समझ नहीं पा रहे हैं। जाति शब्द बहुत ही साइंटिफिक शब्द है, बहुत ही साइंटिफिक शब्द है। जितने भी लोगों ने बायोलॉजी पढ़ा है, स्कूल गए हैं, उन्होंने जाति शब्द को अपनी बायोलॉजी की पुस्तक में पढ़ा हो। स्पेसीज, इंग्लिश में स्पेसीज कहते हैं जाति को। एक ऐसे जीव का समूह जैसा कि कोई दूसरा ना हो, वह एक जाति कहलाती है। जो कास्ट शब्द है इंग्लिश में, कास्ट, वो साइंटिफिक शब्द नहीं है, वो आपको बायोलॉजी के बुक में नहीं पढ़ने को मिलेगा। अरबी में जो फिरके शब्द आता है, ये फिरके शब्द नहीं मिलेगा आपको बायोलॉजी में पढ़ने को। जाति आप बायोलॉजी में पढ़ सकते हैं। हमारे यहाँ कास्ट सिस्टम का कोई व्यवस्था नहीं थी, फिरके की कोई व्यवस्था नहीं थी। जो जाति शब्द है पूरा साइंटिफिक शब्द है, और हम सबकी केवल एक ही जाति है, मानव जाति, दूसरी कोई जाति नहीं। तो इसलिए हमको जातिवाद में नहीं बढ़ना चाहिए। हमारी व्यवस्था वर्ण व्यवस्था थी, जन्मो जाति शूद्रा, जन्म के समय हर व्यक्ति शूद्र कहलाता था। अपने गुण कर्म स्वभाव के अनुसार वह क्षत्रिय ब्राह्मण वैश्य बनता था। ये व्यवस्था तब भी थी, आज भी है, और जब तक मानवता रहेगी तब तक रहेगी। अपने कर्मों के अनुसार हम क्षत्रिय भी कहलाएंगे, ब्राह्मण भी कहलाएंगे और वैश्य भी कहलाएंगे। वैश्य देखिए, आज भी जो व्यापारी वर्ग है वो अपने को वैश्य ही लिखता है, लाखों करोड़ों वर्षों के बाद भी वह शब्द में परिवर्तन कर गया। तो ये व्यवस्था हमारी थी, हम अपनी व्यवस्थाओं को जाने, वर्ण व्यवस्थाओं को जाने, उसको कोई बदल नहीं सकता। आज बहुत से लोग कह रहे हैं ब्राह्मण विदेशी थे, विदेश से आए थे। ब्राह्मण जन्म के अनुसार होता ही नहीं, वो तो कर्म के अनुसार होता है, क्षत्रिय भी कर्म के अनुसार होता है। तत् ब्राह्मण अति कीर्तियागिना शूद्रात् भवेत्, जो ब्राह्मण अति ब्राह्मण भवेत्, जो शूद्र अति गुणवान है, महान है, विद्वान है, वो ब्राह्मण हो जाते थे। तो ये तो सामाजिक व्यवस्था। यदि हमने महर्षि दयानंद सरस्वती को पढ़ा होता, सत्याग्रह प्रकाश को पढ़ा होता, समझा होता और उन बातों का प्रचार प्रसार किया होता, तो क्या आज हमारा समाज चल रहा होता? तो क्या आज ये सरकार यूजीसी का खिलाफ आती? क्या बार बार विभाजन हमारे देश का जाति के नाम पर होता रहता? तो हमें सत्याग्रह प्रकाश को पढ़ना चाहिए। समय कम है, मैं ज्यादा अपनी बात को नहीं रख सकता, पर आप पढ़िए, सत्याग्रह प्रकाश को पढ़िए। दयानंद सरस्वती ने ऐसे छोटे छोटे और बड़े बड़े विषयों को उठाया है जो हमारे समाज को जोड़ सकते हैं, जो वास्तव में इस भारत को अखंड राज्य बना सकते हैं, विश्व गुरु बना सकते हैं। बातें करने से भारत विश्व गुरु नहीं बन सकता, बातें करने से कोई अखंड राज्य नहीं बन सकता है। हाँ, आज बड़ा दुख हो रहा है कि आज देश के विभाजन की पुनः बात हो रही है। हम लोग देश के विभाजन की बातों को इस समय पुनः सुन रहे हैं 2026 में। ये बहुत ही दुख की बात है, तो जाति के नाम पे देश का विभाजन हो रहा है, बहुत ही विचारणीय है। एक तरफ लव जिहाद चल रहा है, ईसाईकरण चल रहा है, घुसपैठ चल रही है। हम उन विषयों पे ना जा करके हमें जाति के विषय पर लड़ना पड़ रहा है। जनसंख्या जिहाद चल रहा है, लैंड जिहाद चल रहा है। पूरा दक्षिण भारत हमारा कन्वर्ट कर लिया गया है वामपंथी ईसाईकरण में। पूरा पूर्वोत्तर भारत ईसाईकरण फैल गया है। झारखंड, छत्तीसगढ़ में सब जिहादी फैलते चले जा रहे हैं, ईसाईकरण होता चला जा रहा है। हम इन समस्याओं से लड़ने की बजाय आज हमको जाति में लड़ना पड़ रहा है। ये बहुत बड़े दुर्भाग्य का विषय है, चिंता का विषय है। आर्य समाज का बहुत बड़ा योगदान इस समस्या के समाधान के लिए हो सकता है। इसलिए हमें आर्य समाज के साथ मिल करके अपनी यात्रा को आगे बढ़ाना चाहिए और भारत को बचाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।